रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील कुरेजा। आज तीन अहम इशूज़ हैं। ख़बरें बहुत सारी हैं लेकिन तीन मेन इशूज़ जो हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा और उनके ऊपर तबसरा और तजिया जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। पहला इशू जो है मखसूस नशिस्तों का, वो मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई उम्मीद की किरण बन गई है। दूसरा इशू जो है वो धांधली का है, उससे रिलेटेड तीन खबरें हैं। नंबर 1 फॉर्म 45, नंबर 2 पिलडाइट की रिपोर्ट और नंबर 3 इमरान खान का आज अडियाला जेल से बयान। इन तीन को मिला के हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे कि धांधली का जो मामला है वो किस तरफ आगे जा रहा है। और चौथी बात है, कल तहरीक इंसाफ की जानिब से यानी कि इमरान खान साहब की जानिब से इतवार के दिन मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी गई। आज उसके ऊपर लाहौर से यानी कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की जानिब से रद्द अमल आया है, तो वो भी आपके सामने रखेंगे और उसका जो आगे का लाए अमल है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो आते हैं पहली खबर की तरफ। परसों इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला दिया गया मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि वो तहरीक इंसाफ उसकी मुस्तहिक नहीं है और वो उनको नहीं मिलेगी, जबकि यही सीट्स जो हैं वो दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। तो कल वो तकसीम कर दी गई और आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ की जानिब से उस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के परसों के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और आज उनके वकील पेश हुए। 2 रुकनी बेंच बना, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद, ये 2 रुकनी बेंच था। इस बेंच ने उनकी दरख्वास्त पर समाअत की। तो समाअत में इनके जो वकील हैं तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनका ये मौक़िफ़ था कि कानून के मुताबिक जो भी पार्लिमानी पार्टीज़ होती हैं उनको जो मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाती हैं वो उनके जो प्रपोर्शन होता है उसके हिसाब से उनको कोटा अलॉट किया जाता है, जबकि उससे ज़ायद उनको नहीं मिल सकती। ये बुनियादी उनकी इस्तदा थी कि उनको उनके कोटे की नशिस्तें मिल चुकी और उससे ऊपर जो हैं वो उनको नहीं दी जा सकती, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको दी जा चुकी हैं। और इस्तदा इनकी ये थी कि मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है इसके ऊपर उनको स्टे ऑर्डर जारी करे और स्पीकर को रोके कि वो इनसे हल्फ ना लें। तो समाअत तवील थी, उसको मुख्तसर करते हुए मैं आपको जो उसका नट शेल है वो बता देता हूँ। अदालत ने उनकी ये इस्तदा मंजूर कर ली और इसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दिया और इलेक्शन स्पीकर साहब को जो है वो ऑर्डर कर दिया कि आप कल के दिन यानी कि जुमेरात तक इन अरकान से हल्फ नहीं लेंगे। तो लिहाजा एक दिन का जो है उनको स्टे मिल गया है और PTI की जो इस्तदा थी वो मंजूर हो गई है। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसके अलावा अदालत ने इस मामले को रेफ़र कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट को कि वो इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाएं और इस मामले को आगे बढ़ाएं। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पेशावर, उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अब इसके ऊपर लार्जर बेंच बनेगा जो क्या करेगा, 6 सवालात अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखे हैं, वो इन फैसलों का, इन क्वेश्चंस का जवाब देगा। ये 6 सवालात हैं, इन्हीं के ऊपर बहस होगी और इन 6 सवालों का जवाब जो आएगा वो ये तयन करेगा कि नशिस्तें जो उनको दी गई दीगर सियासी जमातों को, जो कि एक्चुअली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी या तहरीक इंसाफ की थी, वो दुरुस्त दी गई या गलत दी गई, इसका तयन वहाँ होगा। तो वो 6 सवाल जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या पेशावर हाई कोर्ट के पास इस मामले को सुनने का इख्तियार है? ये पहला क्वेश्चन है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं दायरा इख्तियार, ये आम टर्म है, यूज़ होती है कि ये दायरा इख्तियार में है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या दरख्वास्त गुजार के पास इस पटिशन का इख्तियार है? तीसरा क्वेश्चन, आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक क्या दरख्वास्त गुजार के पास मखसूस नशिस्तों के लिए केस का हक है या नहीं? ये क्वेश्चन मार्क है। और नंबर 4, क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या बाकी जमातों में तकसीम की जा सकती हैं? ये वो सवाल है। फोर्थ वन जो है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो 4-1 के तनासुब से था और मेंबर पंजाब जो थे बाबर हसन भरवाना, उनका इस पे मौक़िफ़ था कि इनको खाली रखा जाए, जबकि बाकी जो 4 अरकान थे उनका फैसला था कि इनको दीगर जमातों में तकसीम कर दिया जाए। तो अब ये सवाल जो मजाज फोरम है अदालत, उसके सामने भी आ गया है, तो इसका भी जवाब आएगा। इससे ये तयन होगा कि वो जो तकसीम की गई सीटों की दीगर जमातों को, जो इजाफी सीटें दी गई, वो दुरुस्त थी या गलत थी। और 5वां क्वेश्चन, क्या मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर फिर मुद्दई हो सकता है? यानी ये जमात है जिसने नशिस्तें नहीं दी, अपनी तरजीही फहरिस्तें जो थी, तो क्या वो इस मुकदमे के मुद्दई बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते? इसका भी जवाब आएगा। और नंबर 6 और आखिरी सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन और इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह तो नहीं की? तो इस बात का भी तयन होगा कि जिन आइन के और कानून के हवाला दिया गया है इस फैसले में, क्या उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त की या नहीं की? तो बहरहाल PTI के लिए ये एक अच्छी खबर है कि उनका ये मामला, उनका एक तो स्टे ऑर्डर उनको मिल गया और फिलहाल चीज़ें जो है वो हॉल्ट पे चली गई और उनको वक्त भी मिल गया।
अपनी स्ट्रेटेजी मजीद डिवाइस करने का। एक अच्छी चीज़ उन्होंने की वो ये कि पहले इन्होंने हाई कोर्ट का फोरम जो है उसको एक्सरसाइज किया है, तो उसका उनको बेनिफिट ये होगा कि अब जब इसका लार्जर बेंच तश्कील पाएगा वो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन आके अपने फैसले का दिफा करेगा और जो दिफा की तौजीहात वो पेश करेंगे तो ये जो पीटीआई के वकील होंगे उनको वो सुनने का मौका मिलेगा, जो इनकी जानिब से डिफेंस होगा इलेक्शन कमीशन का। और जब तहरीक इंसाफ उस डिफेंस को या उन दलाइल को सुन लेगी तो अगर इनका यहाँ से फैसला अगर इनके खिलाफ आ जाता है पीटीआई के खिलाफ, तो फिर अगला फोरम सुप्रीम कोर्ट होगा और जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट के अंदर जो इस्तेदलाल, जो दलाइल और जो डिफेंस पेश किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसको पीटीआई सुन चुकी होगी, तो अगले फोरम के लिए उनको बेहतर तैयारी का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए ये कमेंडेबल है इनका अमल कि इन्होंने पहले हाई कोर्ट का फोरम जो है उसको एक्सरसाइज किया। तो आने वाले टाइम में जो भी इसके ऊपर अपडेट होगी उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए जो ये खबर थी इसकी पेशावर मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट की, वो हमने आपके सामने रख दी। अब आते हैं दूसरे इशू की तरफ। वो इशू ब्रॉडर इशू है धांधली का। अब उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक फॉर्म 45 है, एक पिलडैट की रिपोर्ट है जो आज आई और एक इमरान खान साहब का बयान है जो आज आया। कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 जो है जिसके ऊपर बड़ा शोर होगा, हो भी रहा है, होता भी रहा है और लोग उसको लेके फिर रहे हैं। फैसल वाडा साहब कहते हैं उसमें छोले खाएं चने खाएं, उसमें उसका कुछ नहीं होने वाला। बहरहाल कल जब फॉर्म 45 अपलोड किया गया, चूंकि उनका नंबर बहुत ज्यादा है, एक इलेक्शन जो एक हल्का होता है कौमी असम्बली का, बाज़ हल्कों के 300 पोलिंग स्टेशन है, बाद के 400 हैं, बाद के 500 हैं, तो वो 500 अगर 500 पोलिंग स्टेशन होंगे तो 500 फॉर्म 45 होंगे। फॉर्म 45 वो होता है कि एक हल्के का जो एक पोलिंग स्टेशन होता है उसके ऊपर फर्ज कीजिए 2000 वोट है, वहां पे 2000 वोट डला और जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका एक नुमाइंदा वहां मौजूद होता है, पार्टीज का हो या इनफरादी हैसियत में हो। और जब वो इलेक्शन मुकम्मल हो जाता है उस दिन का, तो उसके बाद वो रिजल्ट कंपाइल होता है और वो सबकी मौजूदगी में होता है और वो जो रिजल्ट लिखा जाता है वो फॉर्म 45 के ऊपर लिखा जाता है। उसकी हर उम्मीदवार के जो नुमाइंदा होता है उसको एक कॉपी दी जाती है, तो ये होता है फॉर्म 45। अब पीटीआई का कहना है कि फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है, उनके हिसाब से वो 180 नशिस्तों पे जीत चुके हैं, जबकि ये टेम्परिंग करके इन्होंने फॉर्म 45 को 47 के अंदर रिजल्ट बदल दिए और हमारी नशिस्तें जो हैं वो कम हो गई। तो ये फॉर्म 45 जब कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से वेबसाइट पर जारी किए गए तो कुछ उसमें से डाउनलोड हुए, उनको देखा, हमने भी देखा आज, बल्कि इसके ऊपर तैमूर झगड़ा साहब और पीटीआई के दीगर रहनुमा जो थे, बैरिस्टर अली गौहर खान साहब, वो और दीगर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और उन्होंने वो सबूत दिखाए फॉर्म 45 जिनके अंदर टेम्परिंग की गई थी। टेम्परिंग कैसे की गई है? फर्ज कीजिए 7 लिखा हुआ है तो 7 को 9 बना दिया, 1 लिखा हुआ है तो 1 को 9 बना दिया, अगर 10 लिखा हुआ है तो उसके साथ एक सिफर डाल दें, वो 100 बन जाएगा। सो इस तरीके से फिगर्स को जो फज करके उन्होंने टेम्परिंग कर दी फॉर्म 45 में। उनके आज उन्होंने सबूत भी दिखाए और दीगर जो इनके सियासतदान हैं जो इलेक्शन लड़े और उनको हार गए ऑफिशियल रिजल्ट के मुताबिक, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि उनके फॉर्म 45 जो हैं उनको भी उनके साथ यही कुछ किया गया। नवाज शरीफ के हल्के के बहुत सारे फॉर्म 45 जो हैं उनके ऊपर भी यही कहानी सामने आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब का जो सियालकोट का हल्का है उसके ऊपर भी यही कहानी सामने आ रही है और इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं उनके ऊपर भी यही कहानी सामने आ रही है। तो ये तो था फॉर्म 45 का मामला। या बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक लिटिगेशन का नया फ्लड गेट खुलेगा फॉर्म 45 के बाद, यानी ये जैसे जैसे सूरत हाल आगे बढ़ेगी तो ये मामला जो है इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को मजीद ख़राब करेगा। अच्छी पहले भी नहीं है, लेकिन ये उसमें वो जलती पे तेल का काम करेगा कि हर तरफ फॉर्म 45 ये मामला जो है ये भी लंबा अरसा चलने वाला मामला है। दूसरा, पिलडैट की रिपोर्ट ने यह कहा कि ये मौजूदा जो इलेक्शन है 2013 के इलेक्शन से और 2018 के इलेक्शन से ज़्यादा बुरा हुआ है। तो मेरा ख्याल है इससे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका स्कोरिंग सिस्टम है, उन्होंने स्कोर दिया। यकीनी सी बात है इस इलेक्शन का स्कोर कम हुआ है बनिस्बत पिछले इलेक्शंस के, तभी कहा गया ये उनकी निस्बत बुरा इलेक्शन साबित हुआ है। तो ये भी एक इलेक्शन के हवाले से नेगेटिव खबर है। जो धांधली का जो शोर है उसको ये बात इंडोर्स करती है, ये क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो ये इनकी जो रिपोर्ट है वो भी इस बात को तकवीयत दे रही है जो कि फॉर्म 45 में हमारे सामने आ रही है। तीसरी चीज़ जो इस इशू से रिलेटेड है वो है इमरान खान साहब का आज का बयान। आज अडियाला जेल में उनकी साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, बहुत सारी गुफ्तगू उन्होंने की, लेकिन पहले मैं उनका जो इस इशू से मुतालिक बात है वो आपके सामने रख दूं। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर इनको यकीन है कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है तो उन्होंने इनको चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा सिर्फ 4 हल्के खोल लें और वो हल्के भी उन्होंने बता दिए हैं। पेशावर से नूर आलम खान का हल्का है जो इनको छोड़ के उधर गए थे, और आपको याद होगा सिंध हाउस जब लगा था पिछले इलेक्शन से पहले, तो वो नूर आलम खान साहब पेशावर वाले। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा नवाज शरीफ का लाहौर का हल्का, ओन चौधरी का लाहौर का हल्का, और चौथे नंबर पे जो है इस्लामाबाद के 3 हल्कों में से कोई सा एक हल्का खोल लें
इनका ऑडिट करवाएं तो पूरी सूरत हाल कौम के सामने आ जाएगी कि इलेक्शन कितना साफ था, शफाफ था, या कितनी उसमें धांधली हुई थी। तो ये बहुत अच्छी, यानी मेरा ख्याल है, प्रपोजल है इमरान खान साहब का कि उन्होंने बिल्कुल चीज़ को ओपन कर दिया है। उनको अगर खौफ होता या उन्होंने धांधली की होती, जो उनकी गुफ्तगू से समझ आ रहा है, तो वो उनको डर होता। अब उन्होंने तो बड़ा खुलेआम चैलेंज कर दिया, हल्के भी नॉमिनेट कर दिए कि ये हल्के हैं, इनको सैंपल बना लें, इनका ऑडिट करवा लें, तो आपको सारी सूरत हाल पता चल जाएगी कि इस इलेक्शन में बुनियादी तौर पे हुआ क्या है। तो 3 आपको मैंने खबरें जो थी उनको, उनके ऊपर तबसरा आपके सामने रख दिया। खबर और तबसरा, बुनियादी तौर पर धांधली, उसमें फॉर्म 45 वाला मामला जो ये इस तासुर को तकवीत देता है कि इलेक्शन में धांधली हुई, साफ शफाफ नहीं हुए, और वो उसको बतौर सबूत जो है पीटीआई वो पेश भी कर रही है फॉर्म 45 को। दूसरे नंबर पे पिलडैट जो एक आज़ाद इदारा है, उसकी रिपोर्ट है, वो भी यही कह रही है कि इलेक्शन जो था वो उसकी साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, इलेक्शन रिजल्ट देर से आए। फॉर्म 45 का मामला, फॉर्म 47 जो है वो टेम्पर किया गया है, और इसके अलावा स्कोरिंग जो उन्होंने की, प्री पोल रिगिंग और पोलिंग डे, और पोलिंग डे के बाद जो उन्होंने पहले जुज़वी नताइज जाए, फिर रोक दिए गए, फिर 3 दिन तक रिजल्ट्स आते रहे। तो ये पिलडैट की रिपोर्ट में चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं उसी चीज़ को दोबारा कि इलेक्शन जो था वो साफ शफाफ नहीं था, उसके ऊपर सवालात हैं और उसकी साख को नुकसान पहुंचा है। और इमरान खान साहब का ये चैलेंज कि अगर आप समझते हैं कि ठीक हुआ है तो फिर ये 4 हल्के खोल दें, आपको पता चल जाएगा। तो पॉइंट इसमें यह है कि अब आप अगर इलेक्शंस को माजी में जाएं, आप 13 का इलेक्शन देख लें, 2013 का जो नून लीग जीती थी, तो उसके ऊपर आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि ये आरओ का इलेक्शन था। आरओ रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, आपको पता है। उसके बाद आप आ जाएं 18 के इलेक्शन के ऊपर, तो 18 के इलेक्शन को आज भी कहा जाता है कि वो आरटीएस का इलेक्शन था, कि आरटीएस बैठ गया। अब आ गया 24 का इलेक्शन, तीसरा कंसेक्यूटिव इलेक्शन, और अब कहा जाता है कि ये फॉर्म 45 का इलेक्शन है, यानी फॉर्म 45 को टेम्पर करके फॉर्म 47 बना लिया गया, तो ये फॉर्म 45 का इलेक्शन हो गया। तो 3 इलेक्शन हमने देख लिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ हम नहीं जा पा रहे, दुनिया कहां से कहां चली गई है। एक इलेक्शन में एक नारा लगा, दूसरे में दूसरा लगा, तीसरे में तीसरा लगा। तो क्या अब हम इंतजार करेंगे कि 2029 में किसी और नाम का वो इलेक्शन होगा, यानी 3 जो आपको मैंने बताया, आरओ का, आरटीएस का, फॉर्म 45 का, तो क्या आप क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए 2029 में किस चीज का इलेक्शन होगा, या उससे पहले जो अब पार्लियामान में जमातें आ गई हैं जो विक्टिम रही। अब देखिए तीनों जमातें विक्टिम बन रही हैं। नून लीग जो है वो 13 में जीती, तो पीपल्स पार्टी ने कहा था आरओ का इलेक्शन है, यानी वो हार गई थी। फिर आ जाए 18 के अंदर, 18 में पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ जीत गई, तो नून लीग और दीगर ने कहा कि आरटीएस का इलेक्शन था। अब इस वक्त इनकी दोबारा हुकूमत बन गई है, तो पीटीआई कह रही है कि फॉर्म 45 का इलेक्शन है। तो अब भाई तीनों जमातें ईवान के अंदर बैठी हैं, आपके इख्तलाफात हैं, सब कुछ हैं, कौम के लिए, मुल्क के वसीतर मफाद में आप कम अज कम इस इशू को तो रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब भी आप टेबल पे बैठेंगे, पूरी बात ना आपकी मानी जाएगी ना इनकी मानी जाएगी, तो आपको कॉमन ग्राउंड ढूंढना होता है। कॉमन ग्राउंड पे आके कौम के लिए खुदा का वास्ता है कि आप कम अज कम इस इशू को तो रिजॉल्व कर लें, ताकि जो बुनियादी मसला है, क्योंकि इसके बाद एक हुकूमत बनती है, और जब हुकूमत बन जाती है जिसके ऊपर ये बुछाड़ हो रही होती है इल्जामात की, वो अपने आप को बचाने में ज्यादा लगी होती है बनिस्बत आवाम की सर्विस करने में, या उनको खिदमत करने में, या आपके जो मसाइल हैं उनको हल करने में। तो कम अज कम इस चीज से तो जिसकी भी हुकूमत बने 13 में, 18, 19 और 29 में, लेकिन अगर ये इशू सेटल्ड होगा, कम से कम ये स्टिग्मा निकल जाएगा कि वो आरओ की थी, वो आरटीएस की थी, और ये फॉर्म 45 की है, और 29 वाली किसी और चीज की होगी। तो ये इनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है, और वोटर को भी इनसे पूछना चाहिए, वो तहरीक इंसाफ का हो, नून का हो, पीपी का हो, पीटीआई का हो, जिसका भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कम से कम इस इशू को पब्लिक तो सॉल्व नहीं करेगी, इस इशू को आपने सॉल्व करना है, पॉलिसी आपने बनानी है। आप पॉलिसी बनाएंगे तो ये इशू रिजॉल्व होगा, कम से कम कौम को इस अजाब से निकाल दें, क्योंकि आप ऊपर लड़ रहे हैं, वर्कर नीचे लड़ रहा है, तो ये हर तरफ लड़ाई का माहौल चल रहा है। और जब ये खबर, ये चीजें सारी दुनिया में जा रही हैं, बाहर की दुनिया में हमारा क्या इमेज होता होगा जब हमारा प्राइम मिनिस्टर जाके बैठेगा, एक के बारे में हो ये आरओ से बन के आया है, दूसरा हो ये आरटीएस से बन के आया है, तीसरा ये फॉर्म 47 से बन के आया है, चौथा किसी और चीज से बन के आया है। तो खुदा के लिए ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको हमने, पब्लिक ने सॉल्व नहीं करना, इसको पॉलिसी मेकर आप हैं, ईवान आपके पास है, कानून आपने बनाना है, तजावीज आपने देनी है, कमेटीज आपके पास है, ये आपने करना है। इसको फ्लोट करें आइडिया को, अपने इख्तलाफात रखें, पॉलिटिकल इख्तलाफात रखें, लेकिन कोर्स को कम अज कम ठीक कर लें, जो कोर हमारे इशूज हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस इशू को कम अज कम अगले इलेक्शन से पहले इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लिया जाएगा। अब मैं आता हूं मरियम नवाज वाले मामले के ऊपर। मरियम नवाज साहिबा, कल पीटीआई ने जो कहा इमरान खान साहब ने कि इतवार के दिन पूरे मुल्क में 2 चीज़ों के खिलाफ एहतजाज किया जाए, एक है धांधली और दूसरा है मखसूस नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन कमीशन का फैसला। तो अब वो तैयारी कर रहे हैं। तो आज मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उनका इंटरेक्शन हुआ मीडिया के साथ, उनकी और बातों की तरफ मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इस बात पे आ जाता हूं जो उन्होंने आज इस हवाले से की। वो ये कहती हैं कि ऑपोजिशन का काम इंतशार फैलाना है, और अगर ऑपोजिशन ने अमन खराब करने की कोशिश की
या आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह है कि ये ऑपोजिशन की लैंग्वेज होती है। आप गवर्नमेंट में हैं, आप इस वक्त क्रेडिबिलिटी आपकी जो है हुकूमत की, उसके ऊपर दाग लगा हुआ है। आपको चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत कहा जा रहा है और स्टिग्मा के साथ आप चल रहे हैं। वो आपके नवाज शरीफ के हल्के को चैलेंज कर रहे हैं, खुद मरियम नवाज साहिबा के हल्के को चैलेंज किया जा रहा है। ठीक है, आप वजीर आला हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये आपका जिम्मेदारी है कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करें, लेकिन एहतजाज जो है, पुरअमन एहतजाज, उसकी इजाज़त सबको होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने उससे रोका नहीं है, लेकिन ये जो कॉनोटेशन है, देखिए एक अग्रीव पार्टी है, वो एहतजाज करना चाहती है और आपका ये जो बयान है, आप उनको कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का काम इंतशार फैलाना है। आपने पहले ही अज्यूम कर लिया कि वो इंतशार फैलाने आ रहे हैं। हो सकता है वो पुरअमन एहतजाज करें, अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं तो उनको ये राइट दिया जाए। आप ऑपोजिशन में थे, आपने भी एहतजाज किए, आपको भी मुतादिद बार रोका गया और फिर मीडिया आपकी आवाज़ बना, उसने आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई। अगर आज आप हुकूमत में हैं तो जो ऑपोजिशन की ड्यू स्पेस है, जो उनका किरदार है, आप उनको वो किरदार निभाने दें। अगर आप उनके रास्ते की रुकावट बनेंगे तो आप हुकूमत हैं। आप याद रखिए, यह आपका नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ अग्रीव्ड है, गुस्से में है और वो दुखी है। अगर वो एहतजाज करिए, उसको करने दें। अगर कोई इंतशार फैलाता है, आप बिल्कुल कानून हक़रत में आए, उनको रोकें, लेकिन उससे पहले ये धमकी आमेज लहजा जो है वो सूरत हाल को मजीद ख़राब तो कर सकता है, उसमें बेहतरी का कोई इम्कान पैदा नहीं हो सकता। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक, कमेंट जो भी हो वो भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।